नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन सदस्य नहीं लेते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। आज भी हम राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपना एक मोटिवेशनल कोट सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या कहता है कि प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और फिर दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन जो प्रयास करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, जो प्रयास ही नहीं करता है, वह जीवन भर गिरता रहता है। होता है ना, जो मेहनत ही नहीं करेगा वह बाद में क्या होगा, उसे परेशानियां होंगी, कठिनाइयां आएंगी। तो वही बोल रहा है, ये कोट बोल रहा है कि जो प्रयास करता है वो एक बार गिरता है तो दूसरी बार अपने आप संभल जाता है, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता वह हर बार गिरता रहता है। दोस्तों, जीवन में हमें जो भी लक्ष्य पाना है उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम रुक गए तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम रुक गए तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और लगातार हम चलते रहे तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार हम चलते रहे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमें अपने हौसले को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते रहने चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमेशा आपने प्रयास करना है, हमेशा मेहनत करनी है और रुकना नहीं है, कोशिश करते रहनी है। ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ेंगे हम आज की क्लास, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 55। तो इसमें क्या जो बातें आती हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या क्या तथ्य हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ है कि इसमें जनता जो है सीधे वोट नहीं डालती, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वोट डाला जाता है। ठीक है, जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है कितने साल की होती है, तो वह 5 साल की होती है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देता है, वह उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर जब तक कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वह उस पद को धारण करे रहते हैं। ठीक है, अगर वह त्यागपत्र भी दे देते हैं तो तब भी अगर कोई उनके बदले में उत्तराधिकारी नहीं आता है, नया राष्ट्रपति नहीं आता है, तब तक वह कार्य करते रहते हैं त्यागपत्र देने के बाद भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ये आता है अनुच्छेद 56 में, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में, अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, फिर त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके बाद भी वह पद पर आसीन रह सकते हैं, और जो जिसे वह त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, वह फिर उनका त्यागपत्र किसे देता है। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 56 के अंदर आती हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 57 में क्या आता है, इसमें आता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता।
पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो इसमें दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि पुनः निर्वाचन मतलब फिर से निर्वाचन के लिए पात्रता है या नहीं है, तो अनुच्छेद 57 में ये बताया गया है। तो इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत के संविधान में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और 2 बार बने हैं हमारे भारत में जो राष्ट्रपति, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, ये आ गया है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। ठीक है, कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है या नहीं है, तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है। सिर्फ अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और भारत में जितने चाहे उतने बार वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है ना। अब अनुच्छेद 58 आता है। अब इसमें आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं हैं। तो यह भाग अनुच्छेद 58 के भाग 1 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो वह भारत का नागरिक हो, चाहे यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी वजह से भारत की नागरिकता ली हो तब भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है ना। चाहे वह दूसरे देश से आया हो, उसने नागरिकता ले ली हो, तब भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जो वहाँ जिसने जन्म लिया होगा अमेरिका में ही। ठीक है, तो वही राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। ये सब किस में बताया गया है? अनुच्छेद 58 के भाग 1 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 58 के भाग 2 में क्या बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वह यदि कोई सरकारी लाभ में है, सरकारी पोस्ट में है, तो उसे पहले उसे रिजाइन करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वह अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के संग है, लेकिन मंत्रियों के संग, एमएलए के संग ऐसी नहीं है। मंत्री एमएलए जो है अपने पद को संभाले रहते हुए भी वह राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अजीब सी विडंबना है कि जो सरकारी कर्मचारी है और वह अपनी पोस्ट को छोड़कर उसमें त्याग पत्र देकर उसको अपनी पोस्ट को, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर तब वह राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करेगा। और मंत्री एमएलए जो ये हैं ये अपनी पोस्ट में भी रहेंगे और राष्ट्रपति के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग सा है। तो आप देख रहे हैं कि कितना अलग सी विडंबना है ये, है ना। तो वही बता रहे हैं कि यदि कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तो मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में रहते हुए वह राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर उसे करना है तो पहले उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मंत्रियों के पद, एमएलए के पद जो होते हैं वह लाभ के पद में नहीं आते हैं, तो ये सरकारी नौकरी के पद में नहीं आते हैं। अर्थात वह अपने पद में रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद के लिए भाग ले सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए। और 1997 से पहले यह संख्या 10-10 हुआ करती थी, जो अब 50-50 है ना, पहले ये 10-10 हुआ करती थी। तथा राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए जमानत राशि कितनी थी? 15,000 रखी गई थी। और अगर व्यक्ति को 1/6 वोट भी नहीं मिले, 1/6 वोट भी नहीं मिले तो राशि उनकी जब्त हो जाएगी। तो मतलब 1/6 अगर उन्हें वोट भी नहीं मिले तो उनकी जो 15,000 की राशि है वह भी जब्त हो जाएगी। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी को छोड़कर राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई करता है तो वह उसकी नौकरी भी छूट जाएगी। और अगर वह हार गया तो फिर वह तो कहीं का भी नहीं रहेगा। और मंत्री एमएलए जो हैं वो तो उनकी तो बल्ले बल्ले है कि वह अपनी पोस्ट में रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति के
निर्वाचन के बारे में देखिए, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं हैं ये रखी गई हैं। अनुच्छेद 58 के भाग 2 में यदि कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सारे आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा दिए हैं और इन्हें बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।